तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस। पिछली बार ना हमने बेसिक्स पढ़ा था, हमने शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी थी, हमने बस वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स निफ्टी, ये सब के बारे में बात करी थी। लेकिन आज से ना हम वो चीज़ें सीखने वाले हैं जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट करता है हर रोज़। और ये वो सबसे ज़्यादा यही करता है, फंडामेंटल एनालिसिस। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसको ढंग से सीखना ही हमारा एम है। मतलब ये बहुत वास्ट है, पूरी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस तो कोई मतलब एक बारी में सिखा ही नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, लेकिन हम थोड़ा बहुत टच करेंगे इस टॉपिक को और हमें समझ आएगा कि करते क्या है एक्चुअली इसमें। तो यही है फंडामेंटल एनालिसिस में। बेसिकली हम ये एक अप्रोच है, EIC अप्रोच, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि एक बार मैं इसमें घुस गया ना तो बहुत लंबा खींचेगा, तो मैं उतना लंबा खींचना नहीं चाहता इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सबको समझाना भी 1 घंटे में बहुत मुश्किल है। और एक स्ट्रैटेजी होती है फंडामेंटल एनालिसिस की, ये बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी तुम्हें स्टॉक को ना पिक करने में हेल्प करेगी। मतलब अगर तुम्हारे सामने 100 स्टॉक हैं तो 100 में से कौन से 10 या 5 स्टॉक बेस्ट होंगे, वो इस स्ट्रैटेजी से तुम पिक कर सकते हो। स्क्रीनर है एक तरीके से, मतलब फ़िल्टर कर देता है स्टॉक्स को। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एम क्या है? हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करने का एम क्या होता है? ये वैल्यू निकालनी, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लो इन्फोसिस का शेयर है, इन्फोसिस का शेयर का आज का प्राइस है, इन्फोसिस के शेयर का आज का प्राइस देख लो 1011 रुपये है। तो 1011 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन वैल्यू क्या है असली में? वो कैसे निकलेगी? बिजनेस कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, वो खर्च कितना कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, उससे वैल्यू निकलेगी। तो पर शेयर का प्राइस तो मार्केट में 1011 रुपये चल रहा है, लेकिन पर शेयर की वैल्यू, असली वैल्यू जिससे प्राइस डिराइव हो रहा है, वो क्या कहते हैं, इसी चीज़ से निकलती है, फंडामेंटल एनालिसिस से। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाती है। और इन्वेस्टमेंट का रूल होता है कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है करंट प्राइस से, तो मैं उस शेयर को बाई करूँगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँ अभी इन्फोसिस का, और इन्फोसिस की प्राइस अगर 1011 से मेरी ऊपर आती है, मान लो 2000 रुपये आती है मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर की, तो मैं ख़रीदूँगा इन्फोसिस का शेयर, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से इन्फोसिस के शेयर की प्राइस 2000 होनी चाहिए, लेकिन अभी 1011 रुपये है। तो 1011 से 2000 जाएगा वो, तो अभी ख़रीद लो और 2000 तक जब जाएगा 2000 पे बेचूँगा। तो वो मेरा टारगेट प्राइस है। जैसे ही वो टारगेट प्राइस पे रीच करेगा मैं बेच दूंगा और मुझे वो 100-900 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो बेसिकली यही गेम होता है पूरा, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का पूरा गेम होता है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत सब्जेक्टिव होता है, अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग तरीके से निकालते हैं, बहुत सारी वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं, और ये बहुत सारा एजम्पशन बेस्ड होता है। मतलब पास्ट के रिकॉर्ड देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू को फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लाके फिर उसे नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो तुम्हें इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर की मिल जाती है। अब ये करते कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एडवांस लेवल का पार्ट हो जाएगा, वो जब हम एडवांस कोर्सेज पे जाएंगे जब होगा। लेकिन इस कोर्स में बस इतना ध्यान रखो, फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी करंट प्राइस से ज़्यादा होती है तो ही हम शेयर को बाई करते हैं, तो ही क्या कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाती है वो, वरना वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है। वरना हम क्या कहते हैं, स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। स्पेक्यूलेशन नहीं करना हमें, हमें क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में बस यही, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में ना यही फ़र्क होता है। स्पेक्यूलेट तो दोनों ही करते हैं, मतलब यहाँ पे भी हम एज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब स्पेक्यूलेशन तो है, एक लेवल पॉइंट ऑफ लेवल पे स्पेक्यूलेशन है। बट ट्रेडिंग वाले जो लोग होते हैं वो ना शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पैसा बहुत कम समय के लिए मार्केट में रखते हैं और फिर निकाल लेते हैं, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं देखते। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है, और यही रूल है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर करंट प्राइस से ज़्यादा हो तो ही खरीदते हैं शेयर। अब फंडामेंटल एनालिसिस ना दो दो पार्ट्स में होती है, एक होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका पार्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं आज तक 11th-12th और ग्रेजुएशन में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जीडीपी का ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट, फिर क्या कहते हैं एफडीआई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फिर क्या कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, जीएसटी कलेक्शन कितना हो रहा है, क्या कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं जिस इंडस्ट्री पे हम फोकस कर रहे हैं, ये सब होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम मोटा मोटा बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं, मतलब इंडस्ट्री एज अ होल या कंट्री एज अ होल या ग्रुप ऑफ कंपनीज एज अ होल देखते हैं कि पूरा पूरा इस सेक्टर में क्या चल रहा है सिस्टम। तो वो मोटा बिग पिक्चर दिखा देता है, मैं बड़ा पिक्चर दिखा देता है फंडामेंटल एनालिसिस का ये वाला पार्ट। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ना हम फिर स्पेसिफिक कंपनीज़ का देखते हैं सेक्टर के कंपेयर में और डिफरेंट कंपनीज़ के कंपेयर में जो उसी सेक्टर में है। तो हम क्या क्या देखते हैं इसमें फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि करंट प्राइस क्या चल रहा है दूसरी कंपनीज़ के रिगार्डिंग सेम सेक्टर में जो कंपनीज़ काम कर रही है, क्या कहते हैं अर्निंग कितनी बढ़ रही है, टॉप लाइन बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट्स कितने बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग ना अगर तुम CNBC चैनल देखोगे तो लोग टॉप लाइन और बॉटम लाइन बोलते हैं, कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं बोलता। रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो टॉप लाइन बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो बॉटम लाइन बढ़ रहा है। तो टॉप लाइन जो इनकम स्टेटमेंट का जो पहली लाइन होती है ना उसे टॉप लाइन कहते हैं और वो रेवेन्यू की होती है। और इनकम स्टेटमेंट की जो लास्ट लाइन होती है उसे बॉटम लाइन कहते हैं और वो ना नेट प्रॉफिट की होती है। तो वही है टॉप लाइन बॉटम लाइन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, अलग अलग टाइप की रेशियोज निकालते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट कितना है, इक्विटी कितना है, इंटरेस्ट कितना दे रही है कंपनी, टैक्स कितना दे रही है कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ये सब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स यूज़ हो रहा है, क्वांट्स यूज़ हो रहा है, सिंपल मैथ्स यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम थोड़ा थोड़ा दोनों को ही टच करेंगे आज। तो ये तो वही मैंने बोल दिया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू वाली बात। तो एक अप्रोच होती है EIC अप्रोच, इसमें ना दोनों चीज़ें आ जाती हैं तुम्हारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। E का मतलब इकोनॉमी, I का मतलब इंडस्ट्री, C का मतलब कंपनी। ये जो ऊपर वाली दोनों है ये है तुम्हारी क्वालिटेटिव एनालिसिस, और कंपनी जहाँ पे आ जाती है वो स्पेसिफिक कंपनी टू कंपनी जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बन जाती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। वही मैंने बोला था जीडीपी, जैसे इस बार अभी क्या कहते हैं क्वार्टरली जीडीपी के क्या कहते हैं वो रिपोर्ट्स आए थे कुछ दिन पहले, तो इंडियन जीडीपी लगभग 24% श्रिंक कर गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एक बहुत बेकार न्यूज़ है, इसकी वजह से मार्केट गिरी थी। ऐसे ही क्या कहते हैं एनुअल जीडीपी का ट्रेंड क्या चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, पिछले 4-5 सालों से तो घट ही रहा है जब से इंडिया गवर्नमेंट है, क्योंकि GST डीमोनेटाइजेशन और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए थे जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ नहीं पाया है इंडिया का। तो जीडीपी अगर घट रहा है तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी घट रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ना जीडीपी को ही रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको FDI कहते हैं, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हर एक सेक्टर को ना अलग अलग तरीके से रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। कौन मान लो कोई IT सेक्टर में कर रहा है एनालिसिस, तो IT सेक्टर में लगभग 100% FDI अप्रूवल है, लेकिन अगर कोई आर्मी कोई क्या कहते हैं मिलिट्री के सेक्टर में कोई कर रहा है या ना वो स्पेस और एविएशन के सेक्टर में कर रहा है तो वहाँ पे 100% FDI नहीं है। तो जिस सेक्टर में हम हैं उस सेक्टर का हमें देखना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना चल रहा है, ये सब हमें सब देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है RBI और गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स क्या किस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। अब RBI रेपो रेट के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? रेपो रेट क्या होता है? हाँ, हेलो, जिससे रिजर्व बैंक ना कंपनी बैंक्स को लोन देती है जिस रेट पे। नहीं, हाँ, और रिवर्स रेपो रेट? बोलो। तो रेपो रेट वो तो सही का रेपो रेट होता है कि अगर किसी बैंक को लोन चाहिए RBI से, तो RBI जब उस बैंक को लोन देगी तो रेपो रेट पे लोन देगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो क्या कहते हैं बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा RBI से, और फिर सेम क्या कहते हैं लोन जब वो रिटेल इन्वेस्टर्स को देगी तो उनको भी ज़्यादा रेट पे मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है।
तो ये, और अगर क्या कहते हैं रेपो रेट कम कर देगी आरबीआई, तो सेम क्या कहते हैं पास ऑन हो जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स पे, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। तो रेपो रेट से ना आरबीआई क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर पैसे को रेगुलेट करती है। मतलब अगर रेपो रेट घटा दिया तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि वो लोन ज़्यादा ले सकते हैं कम रेट पे, और अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा क्योंकि लोग कम लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो अगर आरबीआई को लगता है कि अभी हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, तो वो बढ़ा देती है, और अगर हमें घटाना चाहिए इंटरेस्ट रेट को तो वो घटा देती है। तो आरबीआई का डिस्क्रेशन होता है ये, और वो पूरा इकोनॉमिक स्टडी करके रेपो रेट को डिफाइन करते हैं। और अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो रेपो रेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, लोग कम लोन लेंगे तो लोगों के पास ना पैसा कम होगा खर्च करने के लिए, लोगों के पास पैसा कम खर्च होगा करने के लिए, तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, और कम कंज्यूम करेंगे तो महंगाई घट जाएगी, इन्फ्लेशन जो होता है। तो लोग जब कम खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन घट जाता है। और सिमिलरली अगर रेपो रेट घटा देंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि लोग लोन ज़्यादा लेंगे, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा घुसेगा, इन्फ्यूजन होगा कैश का, तो लोगों के पास कैश इन हैंड ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम प्रोडक्ट को पहले एक लोग खरीद पाता था, एक बंदा खरीद पाता था, अब सेम प्रोडक्ट को 10 बंदे खरीद पाएंगे। तो 10 बंदे जब उस सेम प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो रेपो रेट से ना आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को मॉनिटर करती है, और इन्फ्लेशन रेट मॉनिटर करने का मतलब है कि इकोनॉमी में कितना कैश जा रहा है और इकोनॉमी में कितना कैश निकल रहा है, सब वो मॉनिटर कर लेते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है। जैसे एनडीए गवर्नमेंट जब आई थी 2014 में, तो एक बुल रन आया था क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, 100% पावर वाली गवर्नमेंट होगी, तो पॉलिसीज़ को क्या कहते हैं पास करने में ना बहुत इजीली पास हो जाएंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पॉलिसीज़ बहुत इजीली पास हो जाएंगी, तो जो पॉलिसीज़ निकालेंगे वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, कोई रुकेगा नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इकोनॉमी में ये 5-7 बड़े बड़े फैक्टर्स हमें देखने होते हैं एनालिसिस के समय। इसमें कोई डाउट है? रेपो रेट सबको समझ आ गया कैसे रेगुलेट होता है? हेलो? यस यस। मतलब लॉजिकल है, इसमें कोई इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक इकोनॉमिक्स है। इसके बाद पहला तो हो गया इकोनॉमी, दूसरा हो गया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को ना एनालाइज करते हैं, ये बहुत। अब आ रही है आवाज़? हेलो? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। अब आ रही है सही से? हाँ, आ रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को ना एनालाइज करने के लिए बहुत एक अच्छा फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं पॉटर्स 5 फोर्सेस। पॉटर एक क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट मान लो या एक प्रोफेसर मान लो जिसने इस फ्रेमवर्क को बनाया था। तो इसके ना 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है पहला पार्ट होता है ये, यहाँ से चालू करते हैं, ये आसान है। बैरियर्स टू एंट्री। इसका मतलब क्या होता है, अगर क्या कहते हैं ऐसा कोई मार्केट है जिसमें एंट्री बैरियर लगा रखा हो गवर्नमेंट ने, या एंट्री बैरियर बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता हो। जैसे अगर किसी को बैंक खोलना है इंडिया में तो नहीं खोल सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इतने रेगुलेशन कर रखे हैं, इतनी आसानी से कोई बैंक नहीं खोल सकता। लेकिन अगर किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट खोलनी है तो वो अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकता है और अमेज़ॉन का कॉम्पिटिटर बन जाएगा वो। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में बैरियर नहीं है एंट्री का। लेकिन अगर मुझे बैंक खोलना है तो वहाँ पे बैरियर है, इतनी आसानी से नहीं खोल पाऊँगा। अगर मुझे कोई रियल एस्टेट की कंपनी खोलनी है तो उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो जिसके पास पैसा है ना वही घुस सकता है उस सेक्टर में, हर कोई नहीं घुस सकता। तो वो एक बैरियर होगी एंट्री की। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप की बैरियर्स होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, वो हमें एनालाइज करना होता है। जैसे टेलीकॉम में घुसने के लिए तुम्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेलीकॉम का टावर लगाने पड़ेंगे हर जगह, तारें बिछानी पड़ेंगी, कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, वो हर कोई कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए टेलीकॉम में इतनी जल्दी कोई आ नहीं सकता, इसलिए कंसोलिडेशन हो गया इंडिया में, टेलीकॉम के बस 3 ही प्लेयर बच गए, बाकी सब खत्म हो गए। तो ये एंट्री बैरियर हो गया उस सेक्टर का। तो हर एक सेक्टर का एक एंट्री बैरियर होता है, वो मैंने एनालाइज करना होता है, और जब हम उस सेक्टर को ढंग से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कौन इसमें आसानी से घुस सकता है, कौन इसमें नहीं घुस सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्या कहते हैं अगर एंट्री बैरियर है उस सेक्टर में तो आवाज़ कट रही है फिर से? वॉइस ब्रेकिंग। यार नेट तो फुल आ रहा है। अच्छा, मैं
अब सही है, अब सही है। हेलो, आवाज कट रही है। एक सेकंड यार, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। योर योर लॉस योर नेटवर्क कनेक्शन।